नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो ना? पढ़ाई कर रहे हो सभी? हमने चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम इसको पढ़ लिया है और आज करेंगे हम इसका अभ्यास। अभ्यास नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, यानी इन शब्दों का उच्चारण करना है। जैसे ऊपरी, अधः, उच्चै, नीचे, बहिः, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। फिर अभ्यास नंबर 2 है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी इस डिब्बे में से अव्यय शब्दों का चुनाव करते हुए वाक्य में पूर्ति करना है। इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, 5 शब्द और 5 वाक्य हैं, इनमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखें, क है वृक्षस्य, फिर रिक्त स्थान खगाः वसंती, तो इसमें आएगा ऊपरी, वाक्य हो जाएगा वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसंती। ख है रिक्त स्थान विवादेन, तो यहाँ पर आ जाएगा अलम, तो वाक्य हो जाएगा अलम विवादेन। ग है वर्षा काले गृहात्, रिक्त स्थान मा गच्छ, तो यहाँ आ जाएगा बही, तो वाक्य हो जाएगा वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ। घ है मंचस्य रिक्त स्थान श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, तो यहाँ आ जाएगा अधः, तो वाक्य हो जाएगा मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। ङ है छात्राः विद्यालयस्य फिर रिक्त स्थान प्रविशन्ति, तो यहाँ आ जाएगा अंतः, वाक्य हो जाएगा छात्रा विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति। प्रश्न नंबर 3 है अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध शब्द को छांटो, तो यहाँ पर 5 वाक्य हैं, इनमें क्रियाएं और विभिन्न प्रकार के शब्द दे रखे हैं। इनमें से जो अशुद्ध शब्द है उसको छांटकर आगे लिखना है। क है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, तो इनमें से अशुद्ध शब्द है गमन्ति, क्योंकि गम धातु में गमन्ति नहीं होता है, गच्छन्ति होता है, तो ये लिख देंगे गमन्ति। ख है रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द है गजेण, क्योंकि गजेण नहीं होता है, यहाँ न होता है। ग है लतया, मातया, रमया, निशया, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द है मातया, मातृ शब्द में मातया शब्द नहीं आता है। घ है लते, रमे, माते, प्रिय, तो यहाँ अशुद्ध शब्द है माते। ङ है लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, तो यहाँ अशुद्ध शब्द है सेवती, क्योंकि सेवती नहीं होता है। नंबर 4 है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी इस डिब्बे में से समान अर्थ वाले शब्दों को छांट करके लिखना है। इसमें 5 शब्द दे रखे हैं, प्रसन्नतायाः चिकित्सकम, लब्ध्वा शरीरस्य दक्षाः, और नीचे भी 5 शब्द दे रखे हैं, इन्हीं के समान अर्थ वाले, प्राप्य, कुशलाः, हर्षस्य, देहस्य, वेद्यम, तो इन्हीं के समान शब्दों को यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला शब्द है प्राप्य, तो इसका समान अर्थ वाला शब्द है लब्ध्वा, क्योंकि इसका भी अर्थ होता है प्राप्त करके। अगला शब्द है कुशलाः, तो इसके लिए शब्द आया है दक्षाः। अगला है हर्षस्य, तो इसके लिए शब्द है प्रसन्नतायाः। अगला देहस्य, तो समानार्थी शब्द है शरीरस्य। वेद्यम, तो इसके समानार्थी शब्द है चिकित्सकम। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए, यानी इन जो प्रश्न है 6, इन 6 प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में हमें लिखने हैं। जैसे क है मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं, तो कितने बैठे हैं? 4 बैठे हुए हैं, तो यहाँ आ जाएगा चत्वारः। ख है के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोरगुल कर रहे हैं, तो उत्तर होगा श्रोतारः, श्रोता। ग है गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर किसको उद्देश्य करके अपनी कविता प्रस्तुत करता है, तो उत्तर होगा आधुनिकम वेद्यम, आधुनिक चिकित्सक को। घ है तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है, तो उत्तर होगा तुंदस्य, यानी अपनी तोंद के ऊपर। न है
लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर होगा शरीराणि, ये जो शरीर है ये बार बार मिलता रहता है। च है किम कृत्वा घृतम पीबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? तो इसमें उत्तर होगा ऋणम, अर्थात ऋण लेकर के भी घी पीना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत, यानी डिब्बे में से शब्दों को छांटकर नीचे कहानी दे रखी है, उनके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इस डिब्बे में देखो कुछ शब्द हैं, जैसे नासिकायाम, वारम वारम, खड्गेन, दूरम, मित्रता, मक्षिका, वेजनेन, उपाविशत, छिन्ना, सुप्तः, प्रिय। तो इन शब्दों को हमें नीचे जो कहानी दे रखी है उसके रिक्त स्थान में भरना है। तो देखें क्रमशः लाइन को देखते जाएंगे, प्रत्येक पंक्ति को। पुरा एकस्य नृपस्य एकः, तो यहाँ आ जाएगा प्रियः वानरः आसीत्। एकदा नृपः, तो यहाँ आएगा सुप्तः आसीत्, एक समय राजा सो रहा था। अगली लाइन है वानरः, रिक्त स्थान में आएगा वेजनेन तम अवीजियत, यानी वानर ने, उस बंदर ने उनको पंखे से हवा की। तदेव एका, फिर यहाँ आ जाएगा मक्षिका, नृपस्य नासिकायाम, और यहाँ आएगा उपाविशत, और उसी समय एक मक्खी राजा की नाक पर बैठी। यद्यपि वानरः, तो यहाँ आएगा वारम वारम, वेजनेन ताम निवारयति स्म, हालांकि बंदर उस पंखे से उस मक्खी को हटा रहा था, बार बार भगा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य, और यहाँ आएगा रिक्त स्थान में नासिकायाम उपविशति स्म, फिर भी वह मक्खी बार बार उस राजा की नाक पर बैठ जाती थी। अंते स मक्षिकाम हंतुम, और रिक्त स्थान में आएगा खड्गेन प्रहारम अकरोत, यानी अंत में उस बंदर ने उस मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय, और यहाँ आएगा दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका, रिक्त स्थान में आएगा छिन्ना अभवत, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है मूर्ख जने सह, और यहाँ आ जाएगा मित्रता न उचिता, यानी मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता करना उचित नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 7 है विलोम पदानि योजयत, यानी विलोम शब्दों को मिलाइए। तो इन शब्द लिखे हुए हैं, इनके आगे इनके विलोम शब्द लिखे हैं, तो इनको मिलाना है। कौन सा शब्द किस शब्द का विलोम शब्द है? तो पहला शब्द है अधः, तो अधः यानी होता है नीचे, तो इसका विलोम होगा ऊपरी। अगला है अंतः, तो इसका विलोम होगा बहि, अंत यानी अंदर, बहि यानी बाहर। दुर्बुद्धे, तो इसका विलोम होगा सुबुद्धे। दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि, सुबुद्धि यानी सही बुद्धि। उच्चेह, इसका विलोम नीचेह। दुर्लभम, इसका विलोम होगा सुलभम। तो यह हमारा अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। उसके बाद इसमें देखेंगे ध्यातव्यम। ध्यातव्यम यानी ध्यान देने योग्य बात, जो कि याद करने योग्य होती है, हमारे ज्ञान में वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो इसमें अव्यय के बारे में आया है कि अव्यय क्या होते हैं। तो देखें ध्यान से, अस्मिन् पाठे अधः अंतः बहि नीचे पुनः इत्यादि अव्यय पदानि सन्ति। इस पाठ में अधः अंतः बहि नीचे पुनः आदि अव्यय शब्द हैं। एषां त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकम एव रूपम भवति विकारो न जायते। इनका तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में एक ही रूप होता है, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। उक्तम च और कहा भी गया है। तो यहाँ अव्यय की परिभाषा है इस श्लोक में कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु,
वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्ययम, अर्थात जो तीनों लिंगों में और सभी विभक्तियों में सभी वचनों में एक समान रहता है, परिवर्तन नहीं होता है, वही अव्यय कहलाता है। तो ठीक है बच्चों, आशा है कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं आपको कोई दिक्कत आए तो कृपया कमेंट करके बताएं।